हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आज थर्ड लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म करेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में चार्ज के बारे में पढ़ा है, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, चार्ज की क्वांटाइजेशन क्या होती है, इंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे डेवलप होता है, और कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक। आज हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। जिस बच्चे ने 11th क्लास को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया या किसी कारण से, किसी बीमारी से या कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अपने लेक्चर्स डाल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ है। उसके बाद सेकंड लेक्चर सीरीज आएगी जो एडवांस लेवल में हम जाएंगे, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह डालूंगा। तो सबसे पहले हम पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में समझेंगे और उसके बाद जब हम रिवीजन में आएंगे तो हम उसका थोड़ा एडवांस लेवल रखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स की हेल्प से थोड़ी और टिपिकल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इंसर्ट करेंगे। तो अभी के लिए आपको समझना है अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाइलिंगुअल तरीके से, ताकि लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसा कंसेप्ट जो पहले आपका इतना अच्छा नहीं है तो भी आपको इस कंसेप्ट को समझते टाइम पिछली कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कवर अप हो जाए, इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि 2 चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की जहां पर बात आती है वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर की जाती है कि जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। Q1 और Q2, देखिए हम मानकर चलते हैं ये एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। पोजीशन वेक्टर आप सब जानते होंगे कि अगर ओरिजिन से किसी एक पॉइंट की पोजीशन बताए उस वेक्टर को हम बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज लेते हैं जिसका नाम है Q2 और इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमारा होगा वो है R2। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, हम कंसीडर कर लें, तो Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखिए, रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। अब Q1 जो है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको हम नाम देते हैं F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 के ऊपर लगाया गया फोर्स 1 के कारण। ठीक ऐसे ही इधर Q2 है वो Q1 को भी उधर भगाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो होगा F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 के ऊपर लगाया गया फोर्स 2 के कारण। तो ये F12 है Q1 के ऊपर लगा फोर्स Q2 के कारण, F21 है Q2 के ऊपर लगा फोर्स Q1 के कारण। अब देखिए, हम F12 निकालते हैं। F12 के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए, 1 के ऊपर जो फोर्स लगा है F12 वो 2 के कारण लगा है, वो किस डायरेक्शन में लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है, और इस डायरेक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, R21, 2 से 1 की तरफ। डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन है उस तरफ, तो R21 हम इसको नाम। देखिए, वेक्टर्स में जब भी बात हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है वेक्टर का, उसमें केवल डायरेक्शन ऐड कर दी जाती है। Q2 से Q1 की तरफ उधर फोर्स लग रहा है ना, तो जो डिस्टेंस हम लेंगे वो लेंगे R21। तो R21 का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन हमने बता दी कि जो F12 फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 की डायरेक्शन में लग रहा है। सॉरी, R21 होना चाहिए यहाँ पर, R21 की डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक ऐसे ही अगर हम F21 निकालें, F21 जैसा कि आप जानते हैं 2 के ऊपर 1 के कारण लगने वाला फोर्स वो किस दिशा में लग रहा है, वो इस दिशा में लग रहा है। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगी, 1 से 2 की तरफ है, वो कितनी होगी, R12 होगी। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, K Q1 Q2, क्योंकि चार्जेस तो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर R12 इसका स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये जो F21 फोर्स लग रहा है वो 1 से 2 की तरफ लग रहा है, इसलिए R12 जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन हमें दिखाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है केवल डायरेक्शन, केवल किस डायरेक्शन में है वो शो किया जाता है यूनिट वेक्टर से। अब देखिए इसमें F12 में हमने देखा कि K Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, और F21 में R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। तो अब एक बात सोचने की है, ये मैग्नीट्यूड है R21 और R12, यानी कि 1 से 2 की और 2 से 1 की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर उसके परिमाण की बात की जाए तो वो दोनों इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड लेट्स से R, हम इन दोनों को R बोल सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन पे। R21 का जो यूनिट वेक्टर है ना वो R12 के यूनिट वेक्टर के अपोजिट है। मतलब अगर R21 ये डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम केवल डायरेक्शन शो करना होता है, R21 अगर इधर है तो R12 इधर है, इसका मतलब R21 अपोजिट है R12 के। तो ये नेगेटिव साइन जो शो करता है इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन को। तो हम अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहां पर वैल्यू रखें तो हम F21 को क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 को मैं क्या लिख सकता हूं, R12, लेट्स से इट इज R12। अब हम इसको लिखते हैं K Q1 Q2, R21 और R12 दोनों को हमने R मान लिया था, इक्वल थे, और R21 किसके इक्वल है, माइनस R12 के इक्वल है, ये माइनस R12 यूनिट वेक्टर। अब देखिए इस माइनस साइन को अगर हम आगे लेकर आए तो माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप देखेंगे ये किसके इक्वल है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, यानी ये पूरा एज इट इज क्या है, F21 है। हम ये बोल सकते हैं माइनस ऑफ F21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो F12 है वो माइनस ऑफ F21 है। और यही कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताता है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं। माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि F12 यानी 1 के ऊपर जो 2 के कारण फोर्स लग रहा है, F12 ये वाला फोर्स इधर, वो इक्वल है 2 के ऊपर जो 1 के कारण फोर्स लग रहा है, यानी F21 के इक्वल है लेकिन उसके अपोजिट है। यही हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टेट करता है। तो मैं एक बार कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को रिपीट कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज Q2 था, उसका एक का पोजीशन वेक्टर R1 और दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो उनके बीच में जो फोर्स लगा Q1 के ऊपर Q2 के कारण जो फोर्स लगा वो लगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12। ठीक ऐसे ही 2 के ऊपर 1 के कारण जो फोर्स लग रहा है F21 है, वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस F12 की डायरेक्शन है R21 की तरफ, यानी Q2 से Q1 की तरफ है, तो R21 इसका हम बोलेंगे डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर हो गया है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और R12 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बट हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 के ऊपर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है इधर, F12 की डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या करेंगे K Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर एंड उसका फिर R21 यूनिट वेक्टर का मतलब है कि 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, ठीक ऐसे ही F21 निकालेंगे। F21 में Q
KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 बिकॉज इसकी डायरेक्शन ये है, R12 यूनिट वेक्टर शो कर रहा है डायरेक्शन। अब हमें समझना है कि R21 और R12 इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। R21 और R12 भाई मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो उनकी इक्वल है, वो हमने मान लिया R है, बट जब डायरेक्शन की बात आती है तो R21 इधर है, R12 उसके अपोजिट है, तो R21 इज नेगेटिव ऑफ R12। ये वैल्यूज हम यहां पुट करते हैं, F12 की वैल्यू बनेगी कितनी, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R21 की जगह पे हम रखेंगे माइनस R12, और F21 में भी यही काम करेंगे, R12 और R21 की जगह पे तो हम R रख रहे हैं, R का स्क्वायर, और R12 एज इट इज रख रहे हैं। तो अब समझने की बात है, ये माइनस साइन है, ये आगे आएगा, और ये जो पोर्शन बना ये पूरा पूरा F21 के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, और यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें बताना चाहता है दैट इफ देयर आर टू चार्जेस दे ऑलवेज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। मतलब दो चार्जेस हैं Q1 Q2, हम एक बार उनको फ्री स्पेस में रखते हैं और देखते हैं कितना फोर्स लगा, उसको डिवाइड करते हैं फिर किसी मीडियम में ले जाकर उन दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू आएगी उससे। तो देखिए F0 बाई FM, तो R की एक्चुअल वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए ये एक चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, और उनके बीच में फोर्स लगेगा अगर मीडियम हमारा फ्री स्पेस है या एयर है, तो उस केस में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब हम इन्हीं चार्जेस को वाटर में लेकर गए, ठीक है, वाटर या कोई और मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो उस केस में अब फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K के इक्वल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी, और एप्सिलॉन ये क्या है, मीडियम के लिए परमिटिविटी। बाकी दोनों चीज़ें Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सेम रहती है। अब मैं इस चीज़ को अगर देखूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ऊपर फिर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, और हमारा फाइनल बचता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जो आई वो है R, और इसी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल देते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दोनों सेम टर्म है, और उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर F0 बाई FM। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन two charges placed in free space divided by force between those two charges when they are placed in a medium। तो उन force in free space and force in medium between two charges, same two charges, उनके बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या दूसरी टर्म में हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको भी हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब देखिए मैं आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां पे काम आता है। जैसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि अगर 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, तो इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वाटर, उनके बीच का रेशियो 81 है। इसका ये मतलब है कि वाटर के अंदर जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, 81 को इधर लेकर आए तो F0 बाई 81, वो फोर्स जो वाटर के अंदर दो चार्जेस के बीच में लगेगा वो किसके इक्वल होगा, जो फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा था उससे 81 टाइम्स लेस होगा।
यानी उसका 81 टाइम्स कम होगा वो, ठीक है। मतलब जैसे कि बाई 2 कर दे तो आधा फोर्स लग रहा है, बाई 4 कर दे तो 4th टाइम। तो इसका मतलब वाटर में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, फ्री स्पेस में ज़्यादा था वो फोर्स, और जो वाटर में लगेगा वो 81 टाइम्स ही रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 81 टाइम्स ज़्यादा लग रहा था फ्री स्पेस में फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस। इसका सीधा मतलब यह है जिसका जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जिसके लिए, उसका मतलब उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही कम लगेगा, वेदर इट इज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, यू कैन कमेंट or you can send your query to my WhatsApp number, and also you can get simplified notes on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9896570792. Thanks for watching. Thank you.